मौसम विभाग ने मॉनसून का अनुमान जारी कर दिया है। आईएमडी का कहना है कि इस बार जो है मॉनसून सामान्य रहेगा। हालांकि इसके पहले स्काईमेट ने कहा था कि सामान्य से कम मॉनसून की संभावना उन्हें नजर आ रही है। लेकिन हमारे लिए ये जरूरी है कि इस मॉनसून की संभावनाओं के बीच कौन से सेक्टर्स ऐसे हैं जिन पर फोकस किया जाए, मार्केट को लेकर क्या स्ट्रैटेजी बनाई जाए, किन शेयरों में आप स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। ये सारी चीजें समझाने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं मयूरेश जोशी, जो हेड ऑफ इक्विटी रिसर्च हैं विलियम ओनील इंडिया के। मयूरेश सर, आपका बहुत स्वागत है बीक्यू प्राइम हिंदी पर। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। सर, पहली चीज जो मानसून का अनुमान आया है, आईएमडी और स्काईमेट दोनों के अनुमान जो है वो अलग हैं। स्काईमेट का कहना है कि मानसून कमजोर रहेगा, सामान्य से कम रहेगा, और आईएमडी कह रहा है कि सामान्य मानसून रहेगा। आप कैसे इसको देखते हैं? आपके लिए जो की टेकअवेज हैं वो क्या रहे इसमें? तो सबसे पहली बात, ये दोनों जो एजेंसीज हैं, आईएमडी का जो अनुमान रहे हैं पिछले 4 या 5 वर्षों में प्रोबेबिलिटी के हिसाब से बेहतर रहे हैं। आई थिंक अगर आईएमडी मान के चल रहा है कि मौसम सामान्य रह सकता है, एंड फिंगर्स क्रॉस्ड अगर मौसम सही में सामान्य रहे तो जो इकोनॉमी के लिए बहुत जरूरी होता है, रूरल इकोनॉमी के लिए खास करके, आई थिंक दैट शुड बी अ वेरी पॉजिटिव ट्रिगर। क्योंकि काफी कुछ चीजें जो ग्लोबल स्केल पे हो रही है वो भारत बचा के चल रहा है। काफी कुछ चीजें जो बैंकिंग सिस्टम को हिट हो रही है वो हमारी सिस्टम को, उस पर कोई ज्यादा प्रभाव नहीं है इन टर्म्स ऑफ द इम्पैक्ट पर से। और इसलिए अगर मौसम सामान्य रहे या मॉनसून सामान्य रहे तो मुझे लगता है की ट्रिगर पॉइंट बनेगा, क्योंकि रूरल इकोनॉमी बहुत शार्पली बाउंस बैक करेगी और काफी अर्निंग्स को सहारा देगी जो ब्रॉडर मार्केट्स में रूरल इकोनॉमी स्टॉक्स। जी सर, आमतौर पर जो मानसून है उसका शेयर मार्केट पे कैसे इम्पैक्ट होता है, मतलब कैसे दोनों ये लिंक्ड हैं? ये आपसे समझना चाहेंगे कि कौन से सेक्टर्स हैं जो मानसून से डायरेक्टली इम्पैक्ट होते हैं और कौन से इनडायरेक्टली इम्पैक्ट होते हैं, जो लिंक है इन दोनों के बीच में, मानसून और शेयर मार्केट के बीच में। ये एक बार आप समझाएं दर्शकों को। सो एग्रीकल्चर एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी का परसेंटेज है वो अच्छा खासा कम हो गया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बट स्टिल इट्स अ सिग्निफिकेंट कंपोनेंट ऑफ द जीडीपी परस्पेक्टिव इटसेल्फ। रूरल इंडिया आज के तारीख में भी 60 से 70% है, जहां तक इंडिया का एक डेमोग्राफिक कॉम्पोजिशन है। और इसलिए अच्छे मॉनसून होना ये रूरल डिस्पोजेबल इनकम्स को ड्राइव करता है। अगर रूरल डिस्पोजेबल इनकम्स अच्छे रहें, अगर खेती अच्छी रही तो उनको अगर एमएसपीज अच्छे मिले या उत्पादन में उनको अगर प्राइसेस अच्छे मिले तो उनकी हाउस होल्ड इनकम्स बढ़ती है जो स्पेंडिंग को सहारा देती है। तो कहीं ना कहीं आई थिंक द लार्ज पार्ट ऑफ जीडीपी सिक्लिकल रिकवरी कुछ हद तक मानसून पे डिपेंडेंट होते हैं और अच्छे मानसून होना बहुत जरूरी है। दूसरा आई थिंक काफी कुछ सेक्टर्स जो एग्रेरियन हम मान के चलते हैं, कुछ ट्रैक्टर या एग्रीकल्चर इक्विपमेंट रिलेटेड कंपनीज, फर्टिलाइजर फर्टिलाइजर रिलेटेड कंपनीज, कुछ रूरल डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग यानी जो होम इम्प्रूवमेंट की थीम्स की हम बात करते हैं, वहां पे अगर हम थोड़ी बात पेंट कंपनीज की कर लें, एंसिलरी रियल एस्टेट स्टॉक्स की कर लें, रोड कंपनीज की कर लें जिस हिसाब से इंटरनल रोड्स हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आई थिंक काफी कुछ प्रभाव पड़ता है ये सारे स्टॉक्स पे। तो कहीं ना कहीं आई थिंक डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग वाली जो सेक्टर्स हैं यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है और एक मल्टीप्लायर इफेक्ट। तो अगर इस बार का अनुमान देखें आईएमडी का, तो उसके हिसाब से फार्म और इक्विपमेंट जो शेयर हैं, जो फार्म इक्विपमेंट के जो शेयर्स होते हैं या फिर जो एग्री बेस्ड शेयर होते हैं, उन पे आपकी स्ट्रेटजी क्या है? ये सेक्टर आपको कैसा लग रहा है इस वक्त? तो अगर मानसून सामान्य रहने की वापस प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि जो नेक्स्ट रीडिंग आएगी वो जुलाई में आएगी एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जो मिडिल लेग और लास्ट लेग ऑफ मानसून होते हैं। तो अगर सामान्य रहे तो आई थिंक जो रूरल इकोनॉमी फेसिंग स्टॉक्स, स्पेसिफिकली ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स में से टू व्हीलर्स, फोर व्हीलर्स हुए, कमर्शियल व्हीकल्स हुए, यहाँ पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने मिलेगा। अब तक जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कमर्शियल व्हीकल्स, बोथ एलसीवी यानी जो लाइट कमर्शियल और जो मीडियम एंड हेवी कमर्शियल व्हीकल्स है, यहाँ पे अच्छा खासा ट्रैक्शन हमें देखने मिला है। शायद एमिशन नॉर्म्स माइट बी वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस फॉर दैट। बट विद द काइंड ऑफ स्पेंडिंग जो हो रही है रूरल रोड्स पे, अर्बन रोड्स पे, जैसे गडकरी साहब ने लेआउट किया है एंड द बजट लेआउट इज वेल, आई थिंक कमर्शियल व्हीकल्स एक एक अच्छा ट्रैक्शन कंटिन्यू कर सकता है। एट द सेम टाइम आई थिंक जो टू व्हीलर स्पेस है विथ बेटर मानसून्स, जैसे मैंने कहा, जैसे उत्पादन अच्छा होगा, रियलाइजेशन अच्छे मिलेंगे, तो टू व्हीलर सेल्स एंड पीवी सेल्स एज वेल, यहाँ पे भी एक अच्छा खासा बूस्ट मिल जाता है अलोंग विद ट्रैक्टर्स, क्योंकि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट रहता है इन टर्म्स ऑफ साविंग का, बोथ खरीफ और रबी सीजन के लिए। तो जनरली आई थिंक ऑटो सेक्टर के लिए एक पॉजिटिव इम्पैक्ट।
मॉनसून का इम्पैक्ट हम एफएमसीजी सेक्टर्स पर भी देखते हैं। तो एफएमसीजी सेक्टर में जो शेयर्स हैं, उनमें कोई आप ऐसा कुछ देख रहे हैं जो एक्शन आप देख रहे हैं, या फिर कोई ऐसा शेयर आप सजेस्ट करना चाहें व्यूअर्स को अगले 3-4 महीने के लिए? तो रूरल कंजम्पशन के हिसाब से मैंने जैसे कहा एफएमसीजी कंपनीज के लिए रूरल इंडिया इज वेरी वेरी इंटीग्रल पार्ट। तो कहीं ना कहीं जितनी सेल्स होती है अराउंड 55-60% रूरल इंडिया से आती है। डिस्ट्रीब्यूशन रीच इन्होंने बढ़ाई है, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, डिजिटल चैनल्स, ओमनी चैनल से भी एक प्रेजेंस आ रहा है। और जो एसकेयूज है यानी ग्रामीण इलाकों के लिए जो अलग अलग प्रोडक्ट्स आते हैं, सेम प्रोडक्ट विद डिफरेंट वॉल्यूम्स एंड प्राइसेस, ये बहुत महत्वपूर्ण रहता है पूरे वॉल्यूम ड्राइव करने के लिए। अगर मानसून अच्छे रहे वापस, आई थिंक डिस्पोजेबल इनकम्स में अगर बढ़ोतरी देखती है तो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग डेफिनेटली बढ़ती है। वॉल्यूम ग्रोथ का असर एक डायरेक्ट वे में होता है एफएमसीजी कंपनीज का। और अगर वॉल्यूम का असर डायरेक्टली आ जाता है तो जो ऑपरेटिंग लेवरेज आता है, क्योंकि अच्छे वॉल्यूम्स के साथ जो इनको प्राइसेस अच्छी मिलती है अलॉन्ग विद मार्जिन, क्योंकि अच्छे खासे इनपुट कॉस्ट में एक करेक्शन देखा गया है, एक क्लियर ऑपरेटिंग लेवरेज इनके बैलेंस शीट्स पे आती है। तो कहीं ना कहीं आई थिंक HUL, ब्रिटानिया जैसे स्टॉक्स कैन डू वेल इफ वी हैव नॉर्मल। ओके, सो ब्रॉडर मार्केट की तरफ चलते हैं सर। मॉनसून पे तो हमने काफी चीजें आपसे समझी, लेकिन जो ब्रॉडर मार्केट है, ग्लोबल ग्रोथ की टेंशन से क्या बेपरवाह इसी तरह तेजी दिखाता जाएगा जैसे पिछले एक हफ्ते से दिख रहा है, या फिर आपको कहीं स्पीड ब्रेकर नजर आता है आगे जाकर मार्केट के लिए? नहीं, दिस यू हैव टू टेक विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ब्रॉडर मार्केट्स को एक स्पेसिफिक कैटेगरी में डिफाइन करना बहुत मुश्किल होता है। सम स्टॉक्स डू गेट कैटेगराइज, जैसे मेटल्स हुए, स्टील स्टॉक्स हुए, डिफेंस स्टॉक्स हुए, PSU बैंक्स हुए। बट इंडिविजुअली हर एक स्टॉक को एनालाइज करना पड़ेगा। दूसरा, जो अर्निंग्स ट्रिजेक्टरी है वो पर्टिकुलर स्टॉक की विद इन द ब्रॉडर मार्केट्स, ये देखना पड़ेगा। और ऑब्वियसली आई थिंक जो वैल्यूएशन मैट्रिक्स है ये स्टॉक का, इसको भापना पड़ेगा विद की सेक्टर्स दैट दे आर प्रोबेबली एसोसिएटेड विद, या विद देयर ओन स्टैंडर्ड डिविएशन एवरेजेस एज वेल। तो कहीं ना कहीं आई थिंक अर्निंग्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी ब्रॉडर मार्केट्स के लिए। इफ द स्टॉक्स आर टू ओवर वैल्यूड या लेट स्टेज बेसिस में, जैसे हम ओनिल में कहते हैं, कहीं ना कहीं आई थिंक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है इवन इफ देयर इज अ स्लाइट मिस नंबर्स के एक्सपेक्टेशन पे। तो सारी चीज आई थिंक नंबर्स के ऊपर है और जैसे रिजल्ट्स डिलीवर होंगे तो शायद स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन लेना पड़ेगा ब्रॉडर मार्केट्स पे। बट यू कैन डेफिनेटली लुक एट some mid-cap defense names, some mid-cap capital goods stroke infrastructure stocks जो अच्छे लग रहे हैं फॉर अ मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव। जी। तो जैसे आप नतीजों की बात कर रहे हैं कि नतीजों पर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, नतीजों का सीजन शुरू भी हो रहा है, अब चौथी तिमाही के नतीजे आने वाले हैं। तो इस वक्त आप कुछ ऐसे सेक्टर्स देख रहे हैं क्या जिनमें आपको लग रहा है कि इस तिमाही में अच्छे नतीजे आने की उम्मीद है, और उन पर जो व्यूअर्स हैं उनको ध्यान रखना चाहिए कि जैसे नतीजे आते हैं उसके हिसाब से वो अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हैं? कोई ऐसे सेक्टर्स आप देख रहे हैं क्या? बिल्कुल। तो आई थिंक कैपिटल गुड्स एक सेक्टर हुआ जहां पे अर्निंग्स मोमेंटम स्ट्रॉन्ग रह सकता है। तो नियर हमारे जो बाय वॉच लिस्ट पे है स्टॉक्स लाइक ABB हुआ, सीमेंस हुआ, आई थिंक दे प्रोबेबली रिमेन ऑन आवर बाय वॉच लिस्ट। इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें कह रहा था, कुछ कंपनीज लाइक NCC हुआ, वीएटेक वाबक हुआ, जो थोड़ी प्राइस लिंक आनी चाहिए, इसको 375 स्केल करना जरूरी है। बट NCC जैसे स्टॉक्स जहाँ पे ऑर्डर बुक्स अच्छी है, मार्जिन परफॉर्मेंस अच्छा हो सकता है, एक्सिक्यूशन कैन बी वेरी गुड, ये दो सेक्टर्स अच्छे हो सकते हैं। पावर यूटिलिटीज कैन बी वन स्पेस जहाँ पे अर्निंग्स का तड़का बरकरार रह सकता है। एंड सीमेंट कैन बी वन सेक्टर विच कैन बी सरप्राइजिंग सेक्टर, बिकॉज क्वार्टर ऑन क्वार्टर के नतीजे काफी अच्छे आ सकते हैं। जो मीडियम और हेवी कोक प्राइसेस है, हेवी ग्रेड जिसे हम कहते हैं, पेट कोक प्राइसेस, उसमें अच्छा खासा करेक्शन देखा गया है। वहां से एक स्ट्रेट एक्रीशन हो जाएगी EBITDA पर टन में। फ्रेट कॉस्ट, लॉजिस्टिक कॉस्ट और इंटरनल पावर कंजम्पशन की वजह से पावर सेविंग्स अच्छी खासी हो सकती है, जो क्लियरली रिफ्लेक्ट होगा विद लॉन्गर एंड लार्जर वॉल्यूम्स, एब्सोल्यूट EBITDA पे, एब्सोल्यूट EBITDA पर टन। तो कहीं ना कहीं I think ये 3-4 सेक्टर्स बढ़िया कर सकते हैं एज फार एज अच्छा, ठीक है। सर, जो आईटी सेक्टर है उस पर आपकी स्ट्रेटजी समझना चाहिए, क्योंकि पिछले एक साल में अंडर परफॉर्मर रहा और लोगों ने उम्मीद भी जताई कि अब जो है वो शायद तेजी का दौर आए, अब रिकवरी का दौर आए। ग्लोबल ग्रोथ की टेंशन है, वो एक फैक्टर दिख रहा है। लेकिन इस वक्त आपको क्या लग रहा है कि आईटी सेक्टर के लिए यहाँ से रोड अहेड क्या है? किस तरफ जाने वाला आईटी सेक्टर? अच्छा खासा प्राइस करेक्शन हो चुका है। अगर आप स्टैंडर्ड डिविएशंस को कंपेयर करें तो बिलो स्टैंडर्ड डिविएशंस वैल्यूएशंस चल रहे हैं। डर स्ट्रीट को इसी बात का है कि रेवेन्यू ग्रोथ का जो प्रोजेक्शन है वो शायद कम कर सकती है अ, ढेर सारी कंपनियां। क्यों? क्योंकि आई थिंक एक 30 से 40% की एक जो एक्सपोजर है वो BFSI की तरफ है, और रिटेल और मैन्युफैक्चरिंग में ऑलमोस्ट 20 से 30% है।
तो अगर एक जेन्युइन स्लो डाउन हमें देखने मिलता है नॉर्थ अमेरिका और यूरोपियन बाजारों में, तो कहीं ना कहीं आई थिंक ऑर्डर फ्लो स्लो डाउन होंगे, रेवेन्यू ग्रोथ शायद टेपर हो सकता है, और ये डर शायद दर्शाया जा रहा है स्टॉक प्राइसेस में। मेरे हिसाब से आई थिंक कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ में थोड़ी मॉडरेशन जरूर होगी, बट मार्जिन अक्रीशन में जो इजाफा देखने मिलेगा, आई थिंक दैट विल बी वेरी वेरी ऑब्वियस, क्योंकि जितने वर्स फैक्टर्स इन टर्म्स ऑफ अट्रीशन, वेज हाइक्स, दैट इज लार्जली बिहाइंड अस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, और इसलिए मार्जिन परफॉर्मेंस सुधर जाएगा कंपनीज का। वैल्यूएशंस हैव कम ऑफ सिग्निफिकेंटली। मेरे हिसाब से आई थिंक नंबर्स की राह देखें, यू शुड नॉट प्रीएम्प्ट आईटी कंपनीज बिफोर द नंबर्स। कैसे नंबर्स आते हैं दिग्गजों के, एक ट्रैक रखेगा ऑन व्हाट द ब्रॉडर मार्केट्स माइट आल्सो डू फॉर द सेक्टर एज अ होल, और कमेंट्री क्या रहती है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर कमेंट्री थोड़ी म्यूटेड रही, तो कहीं ना कहीं आई थिंक प्राइस करेक्शन अच्छा खासा हो गया आईटी स्टॉक्स में, वो स्टॉक्स टाइम करेक्शन से गुजरेंगे, तो मुझे लगता है नंबर्स की डेफिनेटली। जी, थैंक यू सो मच सर। आपने मॉनसून से लेकर ब्रॉडर मार्केट तक काफी चीजें बता दी, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए वो क्लियर करा दिया। थैंक यू सो मच आपका बीक्यू प्राइम हिंदी के लिए समय निकालने के लिए। और जैसे जैसे हम थोड़ा नतीजों की तरफ और बढ़ेंगे तो आपका समय फिर से चाहेंगे एनालिसिस के लिए, कि हम नतीजों के बाद, नतीजे जब शुरू हो रहे हैं उसके बाद क्या स्ट्रेटजी बनाया जाए। तो इन तब तक के लिए बहुत शुक्रिया सर। बिल्कुल, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर